नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। वैक्सीन लगवाने केंद्रों में उमड़ा जनसैलाब, चरमराई व्यवस्थाएं। 17 वर्षों से स्वयं ब्लड कैंसर से जूझते हुए कर रहे हैं दूसरों का इलाज। भाजपा में भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने। खबरें अब विस्तार से। धरती के भगवान डॉक्टर ने 40 वर्ष तक जारी रखा अपना काम। ब्लड कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद 17 वर्षों से दे रहे अपनी सेवाएं। डॉक्टर्स डे के एक दिन पूर्व हुए कार्यमुक्त। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और इसी धर्म को 40 सालों तक निभाया है रीवा जिले के मऊगंज स्थित सिविल अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामानुज शर्मा ने। डॉक्टर रामानुज शर्मा खुद पिछले 15 वर्षों से ब्लड कैंसर के मरीज हैं, लेकिन जोश, जज्बा और जुनून ऐसा कि उन्होंने समाज की सेवा को अपना धर्म मानते हुए अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखा। इस तरह की सेवा भाव एक डॉक्टर में देखकर लगता है कि शायद इसीलिए इन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। आज डॉक्टर्स डे है और इस खास दिन के एक दिन पूर्व ही डॉक्टर रामानुज शर्मा अपने कार्य से मुक्त हो गए, जहां आज उनके कार्यालय के सहकर्मियों ने उन्हें शाल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। कोरोना के संकट काल में योद्धा की भूमिका में तैनात डॉक्टर्स के लिए आज का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्या उन्होंने भगवान को देखा है, तो जवाब आएगा कि धरती का भगवान डॉक्टर ही होता है। ऐसे में भगवान के रूप में रीवा जिले के मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर रहे डॉक्टर रामानुज शर्मा वर्ष 1981 में पहली बार मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात किए गए, जिसके बाद वो 6 महीने की सेवाएं देने के उपरांत पीजी की पढ़ाई के लिए चले गए तथा बाद में पढ़ाई के उपरांत पुनः उन्हें मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के रूप में भेजा गया। तब से तकरीबन 40 वर्ष बीत गए तथा डॉक्टर के रूप में उन्होंने मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2003 में डॉक्टर रामानुज शर्मा को ब्लड कैंसर की बीमारी हो गई, जिसके बाद मुंबई से लेकर देश के अलग अलग कोनों में उनका इलाज कराया गया तथा वो फिर से बीमारी को मात देकर अपनी नौकरी के लिए तैयार हो गए। बीमारी की हालत में ही वर्ष 2004 के बाद से रामानुज शर्मा ने मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं प्रारंभ रखी। इसके बाद 2009 में वो फिर बीमार पड़ गए, मगर फिर भी उन्होंने अपने जोश को ठंडा नहीं होने दिया तथा फिर समाज की सेवा के लिए तैयार हो गए तथा 40 वर्षों से लगातार मऊगंज के लोगों के इलाज के लिए हर स्थिति में खुद खड़े रहे। आज हम सब डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस स्थिति में मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर रामानुज शर्मा की सेवा समाप्ति हुई है। तब उनके सहकर्मियों ने सेवा मुक्ति पर भाव विभोर होकर उनकी विदाई की। प्रस्तुत है डॉक्टर रामानुज शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंदर। क्या नाम है आपका, कहाँ के? मेरा नाम डॉक्टर रामानुज शर्मा है और मैं इंदिरा नगर रीवा का निवासी हूँ। कब से कार्यरत हैं? यहाँ 1 नवंबर सन 1982 से। 40 वर्ष हो गए, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, लोगों का प्यार? बहुत अच्छा। अब आज सेवा से बहाली हो रही है ये कैसा 40 साल की सेवा के बाद आज मुक्त हो रहे हैं। अब कैसा लग रहा है यहाँ से जाने पर विदाई आपकी हो? अच्छा लग रहा है। यहाँ की जनता का स्नेह आपको मिला? बहुत अच्छा सहयोग, स्नेह, प्यार मिला। अब कुछ बीमारी भी हुई? जी, क्या बीमारी हुई? कब? ब्लड कैंसर की है, 2003 से है। वो कहाँ ट्रीटमेंट हुआ आपका? मेरा ट्रीटमेंट शुरुआत तो बॉम्बे से हुई, बॉम्बे हॉस्पिटल, फिर जसलोक हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल भोपाल में चल रहा है ट्रीटमेंट। बीमारी के बाद आपने खुद को कैसे खड़ा किया? बीमारी में बस सहयोग मिलता रहा सबको, जनता का, घर का, और मैं काम करता रहा। खुद को स्टेबल करने में भी परेशानी हुई होगी? जी। बीमारी के बाद खुद को खड़े होने में भी तकलीफ हुई? हाँ, दिक्कतें आई हैं कई बार। 2017 में बिल्कुल अपंग हो गए थे, फिजियोथेरेपी होती रही, उसके बाद चलने लायक हुए, फिर भी काम करते रहे। ये अंदर से ये आपका जज्बा कहाँ से आया काम करने का बीमारी के बावजूद? ये शुरुआती है, बचपन से ऐसा रहा। आपने खुद ठाना कि आपको काम करना है। हाँ।
40 साल का कोई आपका अनुभव जो चुनौती भरा रहा हो? बीमारी ही सबसे बड़ी चुनौती रही मेरे जीवन की, जिससे जूझते हुए मैंने काम किया है। आपके कार्यकाल में ऐसा कोई केस जो किसी दूसरे डॉक्टर ने सॉल्व किया हो और आपने किया हो? हाँ, कई ऐसे मौके आए हैं कि जब करना पड़ा ऐसा और नहीं कर पाए तो हमको करना पड़ा। ग्रामीण इलाका है, बहुत से लोग ऐसे भी आते होंगे जिनके पास इलाज कराने के पैसे की कई बार तो मुझे खुद भी देखा कि बहुत गरीब हैं, नहीं कर सकते, तो अपने जेब से सहायता करनी पड़ी। वैक्सीनेशन सेंटरों में उमड़ा जनसैलाब, 200 डोज वैक्सीन के पीछे हजारों लोगों की लगी लाइन। वैक्सीन लगवाने के लिए आज वैक्सीनेशन केंद्रों पर हजारों की भीड़ अचानक उमड़ पड़ी, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक देखी गई। हम आपको बता दें कि एसके स्कूल में 200 डोज ही वैक्सीन उपलब्ध थी, जिसके पीछे 1000 से अधिक लोग लाइन पर लगे हुए थे। इसी तरह से आयुर्वेद कॉलेज में वैक्सीन लगवाने को लेकर झगड़े की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके लिए वहां पुलिस को बुलाना पड़ा। लोगों को कहना है कि वो सुबह 7 बजे से ही लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। आयुर्वेद हॉस्पिटल में 150 डोज उपलब्ध है, जिसके पीछे वहां भी 1000 से अधिक लोग लाइन पर लगे थे। आपको बता दें कि कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें वैक्सीन न लगवाने पर लोगों की वेतन रोकने की बात कही गई थी। शायद इसका असर उतना नहीं पड़ा जितना कि हाल ही में यह पता चला कि यदि वैक्सीन नहीं लगाया गया तो गरीबी रेखा से नाम कट जाएगा, शासन की योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा। शायद यही कारण है कि आज वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर भीड़ देखी जा रही है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन सेंटर में सर्वर डाउन होने की वजह से और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह लाइन में लगे लोग अब झगड़े पर उतारू हो चुके हैं, जिसके लिए सेंटरों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यदि वैक्सीन घटती है तो और इंतजाम किया जाएगा, लेकिन इस दौरान ये देखा जा रहा है कि अभी दोपहर 1 बजे तक एसके स्कूल में मात्र 30 लोगों को ही वैक्सीन लगाया जा सका था। इसी तरह से आयुर्वेद हॉस्पिटल में 35 लोगों को वैक्सीन अभी तक लगाई गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल मौके पर तैनात है। प्रस्तुत है इस संबंध में वैक्सीनेशन हेतु आए लोगों एवं टीकाकरण कर्मचारी सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोग 9 बजे के लगे हुए हैं धूप में। अभी यहाँ नीचे खड़ी हैं, अभी आपके सामने 500 लोग लगे हुए हैं, तो कब तक नंबर आएगा? अब क्या बता दें, अब उनके ऊपर है कि इतनी देर से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। क्या बोल रहे हैं? भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। कुछ अब यहाँ पे कुछ बताएंगे जब न जानेंगे। वहाँ से कोई निकल के आ रहा हो तो बताएं कि कितना टाइम लगेगा। बताएं कि 150 वैक्सीन है, उससे ज़्यादा नहीं है। 1000 लोग यहाँ लगे हुए हैं। 1000 है, हो गया, कोई बात नहीं। बताया तो सुबह 150 थे। 8 बजे से आए हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। यहाँ तो झगड़े की माहौल भी आपको हो गया। हाँ, झगड़ा भी हो रहा है। कितने लोग आए आपको? बहुत जन है सर, वैक्सीन नहीं लगी? अभी नहीं लगी। अभी 1 बज रहा है, अभी तक हाँ, सुबह से लगे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। बिना खाए पिए सुबह से हम लोग आए। लखौरी बक्स 8 बजे 8 बजे से बैठे बैठे सर अभी 12 बज गए। अभी कोई कार्रवाई नहीं कि हाँ लगेगी कि नहीं लगेगी। हाँ, बिना 5 दिन से नहीं किए अभी नहीं। हाँ, लाइन में लगे हैं ना, हमारे आगे तो नहीं, पीछे थे लाइन में जब हुआ था झगड़ा। 30 का रजिस्ट्रेशन हो पाया, 30 ही वैक्सीनेशन हुआ है। 200 का स्टॉक है अपने पास, 200 वैक्सीनेशन आराम से हो सकता, बट थोड़ा रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही है सर्वर डाउन की वजह से। जी, इसका बस यही है कि वैक्सीन कम होगी तो और भी आ जाएगी, बट ये सर्वर डाउन की वजह से देरी हो रही है। जी, कम होने पे वैक्सीनेशन अपन खबर करेंगे तो वैक्सीन और भी आ जाएगी। जी, लेट हो रहा है। अभी 30 का हो गया, 30 का 32। जी, वैक्सीन लगवाने में काफी भीड़ देखी जा रही है, तो क्या लगता है सामान्य स्थिति में क्या मामला है?
ये शासकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल निपनिया में चूँकि आम जनों के बीच में वैक्सीन को लेकर के सकारात्मक प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसको लेकर के आम जनों की भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। सर्वर धीमा होने के कारण से रजिस्ट्रेशन स्लो हो पा रहे थे। साथ में कुछ लोग जो OTP बताना है रजिस्ट्रेशन के पश्चात हो करके, तो महिलाएं जो मोबाइल लेकर आई हैं वो मोबाइल आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनके मोबाइल घर में रखे हैं या किसी अन्य के पास होने के कारण से रजिस्ट्रेशन में थोड़ा देर हो रही थी, इसी कारण से भीड़ हो गई थी। तभी OTP को हटा करके रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कार्य सुचारू रूप से जारी है यहाँ पर। भीड़ तो है ही है, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन की जो उपलब्धता है जिले स्तर पर और शहरी क्षेत्र में वो थोड़ा आवश्यकता से कम है, इस कारण से भीड़ को थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहे। साथ में जो सर्वर है वो स्लो होने के कारण से रजिस्ट्रेशन देर से हो पा रहा है थोड़ा सा। इस पुलिस बल लगाया गया है, क्योंकि लोग आमजन जो हैं वो भीड़ भाड़ गाली गलौज कर रहे थे, इस कारण से यहाँ पर देखते हुए पुलिस की व्यवस्था लगा करके अभी व्यवस्थित किया गया है। वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। 150 डोज हमको मिली थी, जिसमें से 70 डोज अभी हमारे पास बची हुई है। लक्ष्मण बाग मंदिर में भगवान जगन्नाथ स्वामी हुए बीमार, देव वैद्य पहुंचे मंदिर, दी गई आयुर्वेदिक दवाइयां। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को हर साल भगवान जगन्नाथ लू की चपेट में आ जाते हैं, जिन्हें तेज बुखार आता है और देव वैद्य द्वारा जड़ी बूटियों एवं आयुर्वेदिक औषधियों से भगवान का उपचार किया जाता है। हम आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी का उपचार करने आज देव वैद्य ओम प्रकाश पंसारी मंदिर पहुंचे तथा उन्होंने विधिवत भगवान जगन्नाथ स्वामी का उपचार शुरू किया। इस दौरान समाज सेवी प्रभाकर चतुर्वेदी सहित पुजारी उपस्थित रहे। आज देव वैद्य ओम प्रकाश पंसारी द्वारा मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ स्वामी को आयुर्वेदिक दवा के साथ उपचार भी किया जा रहा है। जगन्नाथ भगवान का ये मंदिर 300 वर्ष पुराना है, जहां पर पुरानी परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ लू लगने से बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान 15 दिनों तक भोग में उन्हें खिचड़ी एवं ठंडाई दी जाती है तथा वैद्य आकर भगवान को दवा देकर इलाज करते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा 108 कलश औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान लू की चपेट में आ जाते हैं और भगवान को तेज बुखार आता है, जिसके बाद भगवान को आराम करने के लिए अलग स्थान दिया जाता है। भक्तों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान सिर्फ मंदिर के पुजारी ही अंदर जाते हैं और वैद्य द्वारा दी गई दवाइयों को भगवान को पिलाते हैं, जिससे भगवान जल्दी ठीक हो जाएं और लोगों को दर्शन दें। भगवान को लू लगने से बीमार होने की परंपरा काफ़ी पुरानी चली आ रही है। 15 दिनों के बाद भगवान ठीक होंगे और रथ यात्रा के दिन लोगों को दर्शन देंगे। यहाँ पर रथ यात्रा की परंपरा रही है, जिसमें निकलकर भगवान लोगों को दर्शन देते हैं। पिछली बार कोरोना के चलते रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी और इस बार भी जिस तरह कोरोना का कहर चल रहा है उसको देखते हुए रथ यात्रा निकलने पर संशय बरकरार है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। जी, भगवान जगन्नाथ स्वामी कब से बीमार पड़े हैं, किस तरह से इनकी देखभाल की जाती है, कब से कब तक? भगवान हमारे जगन्नाथ स्वामी जी ज्येष्ठ पूर्णिमा से बीमार होते हैं। उस दिन महास्नान होता है। महास्नान में 108 घड़ों से औषधियों से स्नान पूजन इत्यादि करने के बाद बीमार हो जाते हैं और बीमार के बाद वो जो है तो पटबंद रहता है। उनको जड़ी बूटियों औषधियों के द्वारा उनको जो है कर दी जाती है और फिर इसके बाद ज्येष्ठ आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन भगवान स्वस्थ होकर के सभी को दर्शन देते हैं, सभी का हालचाल देखते हैं और स्वस्थ होकर के सबको दर्शन देते हैं। इस बार कोरोना भी है पिछली बार के जैसे, तो क्या अलग अब देखिए संशय की स्थिति बनी हुई है। अब शासन प्रशासन की जैसी मंशा होगी उस तरह से। बताएंगे कितने वर्षों से आप इनकी सेवा करते आ रहे हैं और दवा वितरित करते हैं, किस तरीके से दवाई बनाई जाती, क्या क्या चीज़ें रहती है? भगवान को ठंडाई चलती है इस टाइम में, और ये आप तो नहीं कब से आ रहे हैं, लेकिन ये पुरानी परंपरा ही है। पहले कभी राज्य वैद्य लोग आया करते थे, ये तो जानकारी से ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से आ रहे हैं हम भी भगवान के सेवा में। क्या क्या इसमें जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक दवाएं कैसी? जड़ी बूटियों में इसमें सौंफ रहता है, काली मिर्च रहती है, और ये सौंफ, काली मिर्च और इलायची और खिचड़ी, दूध, ठंडाई दी जाती है। कब से पुरानी परंपरा ये चली आ रही है और कितने वर्षों से इसका संचालन किया जा रहा है, कैसे करते हैं लोग? ये तो पुरातन परंपरा है। जब ये भगवान ने ये लोक लीला किया
और अपनी मौसी के घर जो जगन्नाथपुरी में रहती थी वहाँ गए और वहीं एक बड़ा सरोवर है, जिस सरोवर में उन्होंने स्नान किया, उससे उन्हें लू लगी। लू लगने के बाद अस्वस्थ हुए, बीमार हुए, मौसी के घर में रहे, वहीं उनका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद वो ठीक हुए। ठीक होने की तिथि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है। ठीक होने के बाद उनकी इच्छा हुई कि हम नगर में सभी अपने लोगों से, इष्ट मित्रों से, स्नेही भक्तजनों से मिलें, और वो रथ में सवार होकर के और मिलने गए, मिले। तो यह परंपरा तो तभी से है, भगवान के जीवन काल से, और उसका पुण्य स्मरण करते हुए, उनकी स्मृति को ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर उस परंपरा का परिपालन कर रहे हैं। प्रमुख रूप से यह पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो भगवान की महायात्रा सुंदर स्वरूप होता है, हमारे यहाँ महाराज रघुराज सिंह जी पुरी से ही जो वहाँ का मूल स्वरूप था, और स्वर्ण दान देकर, सोने का तुला दान देकर के वो लेके आए थे। जो भगवान की श्री मूर्तियाँ हैं, उतना सोना वहाँ दे के आए, और भगवान की यही मूल प्रति है वहाँ जो लेके आए, और उनके आने के बाद ये निरंतर आज तक परंपरा चल रही है। रीवा में विद्युत वितरण कंपनी में मीटर रीडर की भर्ती को लेकर एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दो लोग 3,000 रुपए की नौकरी के लिए 15,000 रुपए देने की बात कह रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद अफसरों ने साइबर सेल के साथ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। हम आपको बता दें कि रीवा में मीटर रीडर की भर्ती को लेकर एमपीईबी बिजली कंपनी के दो लोगों की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में 15,000 रुपए देकर भर्ती होने का जिक्र किया गया है। साथ ही दूसरा व्यक्ति सलाह दे रहा है कि तुम 15,000 रुपए प्रोग्रामर को देकर भर्ती हो जाओ। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद एमपीईबी में हड़कंप मच गया है। विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साइबर सेल और पुलिस में शिकायत की है। हमारा तो नहीं भावे, नाम नहीं जुड़ा, अपन नहीं जुड़ा। हाँ हमार हुई कैसो बड़ी मशक्कत के बाद जेई साहब से मिलबो बहन थे, पर जेई साहब के बस के नहीं आए, हमका समझ में आ रहा। जे सब 12 ही प्रोग्रामर साहब ये समय भगवान। हाँ प्रोग्रामर साहब हमसे एक आध दिन हम परेशान रहे। भटकत कैसो मैसो बात है, तो फिर रात्रि के ऑफिस के पीछे उनका मकान है, कमरा लेंगे, तो वहाँ गए हैं। कैसो मैसो हाथ वो जोड़ के कैसो मैसो 15,000 रुपया कहीं 15,000 रुपया कैसो मैसो, क्योंकि अब पूछबो भाई कुछ कम कर देगी। कि 10,000 तो डी साहब का देने का परत है, देने का परत है, 5,000 तो कुछ मुँह को चाहिए। क्या आदमी पेट चलाने खाती तो कुछ करेंगे परी। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो फिर कैसो मैसो 15,000 रुपया हम जोड़ जाड़ के अपने प्रोग्रामर साहब का दिया। कुछ हमारा जुगाड़ लगवाई ना भैया। जुगाड़ अब ऐसा है, कुछ नहीं करेगा। जे के चक्कर में न भागा, न कहो परेशान हो। डी साहब के प्रोग्रामर साहब एकदम खास आए। एकदम खास आए डी साहब के प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर साहब के लगे जा, ऑफिस के पीछे कमरा है। हाँ, तो उनसे जा मिला। 15,000 में हमारा काम की नहीं, 15,000 में काम कर दें, चूंकि कहा उनका देव को पड़ा था ना, तो पैसा बता ना डूबी जाई। अरे ना, हाँ कैसा डूबी, उनका पहुँच बहुत है। प्रोग्रामर साहब से जुड़े में फायदा ही, चूंकि उनका जबलपुर तक पहुँच। अच्छा। हाँ, अच्छी पहुँची। डी साहब एकदम खास आई, तो मनो कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी यही जे के चक्कर में भागत था। ई का कहना है कि मीटर रीडर को 3,000 रुपए वेतन मिलेगा और इसकी भर्ती के 15,000 रुपए मांगना गंभीर है, जबकि मीटर रीडिंग का काम जिस एजेंसी को दिया गया था उसका काम पूरा हो चुका है और अब इस काम के लिए नया टेंडर बुलाया जा रहा है, जिसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई होगी। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अमहिया थाने में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और मामले की जाँच शुरू कर दी। प्रस्तुत है एसके सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं थाना प्रभारी अमहिया, शिवा अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, अभी हमारे इस मंथ में जो मीटर रीडर लिए जा रहे हैं वो एक्चुअली मैंडेज पे लिए जा रहे हैं।
जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कलेक्टर रेट पे पेमेंट होगा उस हिसाब से उनकी पेमेंट की जाएगी। तो 15,000 रुपये तो खैर इनको मिलेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500-3 हज़ार रुपये इनको मिलने हैं इस मंथ के लिए। टेंडर अभी हुआ नहीं है तो 15,000 का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा ये है कि अगर इन्होंने ऐसा ऑडियो जिन लोगों ने बनाया है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक शिकायत भी की है थाने में, और साइबर सेल को भी रिक्वेस्ट किया है कि उन लोगों का कम से कम भंडाफोड़ हो और वो लोग सामने आएँ। जो भी इस सीट पे बैठे हुए व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश की जा रही है तो उसके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे और अपने मानहानि का दावा भी करेंगे। छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा उनको। मामला ये है कि यहाँ के डीई जो हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके प्रोग्रामर के नाम से मीटर रीडर की भर्ती के लिए कोई आपस में लेन देन की बात कर रहा है, और जो पूर्णतः जो है गलत है उनके द्वारा बताई जा रही है। उसी की जांच के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। यहाँ से जो है आवेदन को जो है और साइबर सेल में जो है जांच के लिए लगाया हुआ है, और जो भी तथ्य जांच में आएंगे तो आप लोगों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। जिला कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशों के परिपालन में आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में ज्वलनशील पदार्थों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए रीवा आरटीओ द्वारा चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। लगभग 2 दर्जन बसों की गई जांच। हम आपको बता दें कि सीमा पार से अवैध रूप से आने वाले पटाखों तथा ज्वलनशील पदार्थों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर चाक घाट चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि अक्सर देखा गया है कि सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से ज्वलनशील पदार्थों जैसे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एवं पटाखों की भारी मात्रा में आवक होती है, जिसकी सघन जांच की गई है। लगभग 2 दर्जन बसों की जांच की गई तथा चेक पोस्ट से गुजरने वाली सभी बसों को जो प्रयागराज की तरफ से आ रही थी उनकी चेकिंग की गई। साथ ही समझाइश भी दी गई कि किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों को बसों के द्वारा परिवहन न किया जाए। हम आपको बता दें कि सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मध्य प्रदेश की तुलना में काफ़ी कम हैं, जिसके चलते आए दिन सीमा पार से पेट्रोल एवं डीजल की कालाबाजारी हो रही है, जिसके चलते लोग बसों में भी पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस लोड कर मध्य प्रदेश की सीमा पर लाकर बेचा जाता है, जिसमें कुछ बसों के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये धंधा जोरों पर है। इसी के चलते रीवा कलेक्टर के निर्देश पर आरटीओ विभाग द्वारा सघन जांच की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने तथा पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी रोकने का है। प्रस्तुत है एक झलकी। डीजल पेट्रोल मार्केट तेल हो जाना भैया। बड़ा भोपाल से एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल। भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है। बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल से रीवा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया अपने काफिले के साथ सबसे पहले मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के बन्ना गांव पहुंचे। कोरोना काल में मृत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान इनके साथ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तत्पश्चात पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह देर शाम रीवा स्थित राजनिवास पर पहुंचे और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान बड़ी तादाद में जिले भर के तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि बिंद से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने फिर अपनी बात स्पष्ट की। कहा कि सरकार बनी तो उसमें बिंद का कोई विशेष योगदान नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस को यहां से कम सीटें मिली थी। साथ ही सरकार जब गिरी तब भी बिंद का इसमें कोई रोल नहीं था। ये सब भाजपा की साजिश के तहत हुआ है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह था उससे कई सीटें जीतने का अनुमान था, लेकिन चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह राहुल से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, इस बात को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। रीवा में रविदास जयंती की भी समय कहा था
किन कारणों से यहाँ पर कांग्रेस की पराजय हुई, ये तो शोध का विषय है। आप ही लोग चुनाव के नतीजों के पहले खुद ही कहते थे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन विंध्य से रहेगा, लेकिन रिजल्ट विपरीत हुए। अब क्या कारण था विपरीत होने का, ये तो जो हम लोग चुनाव लड़े थे अपना अपना विश्लेषण कर सकते हैं, वो किया भी है। लेकिन सरकार तो हम लोग के हारने के बाद ही बनी थी। ये जरूर अवश्य है कि यदि 10-12 सीटें, वैसे हम लोग तो उस समय उम्मीद करते थे कि 18-20 सीटें हम लोग जीतेंगे 30 में से, यदि उतनी और संख्या होती तो अवश्य है कि इतनी बुरी हालत ना होती कि छोड़ने के बाद भी हम लोगों की संख्या। अब ये तो एक काल्पनिक चीज़ है, क्योंकि वो तो हो गया, जिनको जाना था वो छोड़ के चले गए, सरकार गिर गई, दुर्भाग्य रहा। पर गिरने में हम लोगों का विंध्य का हाथ नहीं था। विंध्य और स्थायी सरकार दे सकता था, ये अलग कहानी, यदि हम लोगों की यहाँ से संख्या और जीतती। देखिए, ऐसा है, यही नेतृत्व था जिसने कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया, और उसी नेतृत्व की वजह से उसके समय पर आज हम लोग इस हालत में हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी विचार मंथन हो चुका है, और इन्हीं मुद्दों पर ही आगे की राजनीति निर्धारित करेगी प्रदेश की राजनीति किस तरह जाएगी। ये ज्वलन समस्या है। सबसे जो बड़ा समस्या तो बेरोजगारी है, हमारे भावों के है, दाम हो गए, बढ़ गए, बिजली की समस्या बनी हुई है। अब कब तक हम लोग इस पर कारगर होंगे, ये समय ही बताएगा। वो रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने ट्रैप किया है। देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रहा, शिष्टाचार बना दिया। ट्रैप होते हैं, उसके बाद भी उनको पद मिलता है। अनेक उदाहरण है इससे प्रदेश में। यहाँ रीवा में वक्फ बोर्ड में कोई पकड़ा गया हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है इनके पार्टी में। प्रजातंत्र में उस तरह का विश्वास अब नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण है, क्योंकि सरकार फिर से बना ली, हारे हुए होने के बाद भी खरीद फरोख्त की बना ली, तो उनको लगता है कुछ भी। अभी पड़ोसी राज्य में क्या हुआ, 16 या 17 जिला पंचायत के लोगों ने फॉर्म तक नहीं भरा, भरने नहीं दिया गया, गायब करा दिया गया। क्या यही स्वस्थ राजनीति है? ये जो पूरे देश में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आम आदमी भी प्रभावित होगा आने वाले समय में। कांग्रेस पार्टी तो जो होगी सो होगी, लेकिन हम सब प्रभावित होंगे जब प्रजातंत्र से विश्वास घट जाए। आगामी समय में मध्य प्रदेश में भी पंचायत चुनाव, तो क्या यहाँ भी ऐसी आशंका मानी जाए? अब जैसे सुनने में आ रहा है कि अब नगरीय निकाय चुनाव, जो पहले डायरेक्ट महापौर होता था, नगर पालिका का अध्यक्ष होता था, अब सुनने में आ रहा है कि वो संशोधन होने जा रहा है कि इनडायरेक्ट हो। जैसे कमलनाथ जी ने कहा। हाँ, जैसे इनडायरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? यदि कमलनाथ जी ने करा था तो इनने कहा हम वो वापस करेंगे, अब वे वापस ही करने वाले। मतलब हार के डर से यदि आप उस तरह की समस्या में जा रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं, तो क्या मतलब? कमलनाथ जी ने भी तो वही किया था कि सीधे पार्षदों के थ्रू महापौर का इलेक्शन कराएंगे, उसी चीज़ को अब ये कर रहे हैं। तो क्या वो भी यही सोच रहे थे कि किसी तरह नहीं,
वो पुराने सिस्टम में ले जाना चाहते थे, उनकी सोच दूसरी रही होगी, पर ये जो सोच है ये थोड़ा गलत है। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।